मिस्टेक्स आर प्रूफ्स दैट यू आर ट्राइंग। यानी कि अगर आप से गलतियां हो रही हैं तो ये इस बात को साबित करता है या ये इस बात का सबूत देता है कि आप कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। क्योंकि गलतियां उन्हीं से होंगी जो कोशिशें करेगा। अगर कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है तो फिर गलती होने का भी सवाल नहीं होता, है ना। तो इसलिए अपनी तरफ से एज एन स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो आप अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो करते रहें। और उसमें अगर आप गलतियां भी करते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगे और उन गलतियों से ही आप सीखेंगे और वहीं से आप बेहतर बनेंगे। तो इसलिए ट्राई करते रहें, गलतियां करते रहें, गलतियों से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी तरीके से आप जो है वो सफलता तक पहुंच पाएंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 9 सितंबर 2024 मंडे यानी सोमवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चलने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड कराऊंगा कि हमारी जो सी सेट की लाइव क्लासेस हैं, इसका बैच 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। एनरोलमेंट 20 सितंबर तक रहेगा। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द एनरोल कर लें। और तीनों ही सेक्शंस जो सी सेट के होते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन, वो इसमें हम लोग कवर करेंगे। ओनली एट 999 में आपको ये बैच मिल रहा है। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स ही इस बैच में लिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी भी कुछ सीट्स बाकी हैं, तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द एनरोल कर लें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप लोग जो अदर डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही साथ एनरोल भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपको अगर किसी भी तरीके से कोई हेल्प मिल रही है, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करने की आप लोग कोशिश ज़रूर करें। और उससे थोड़ा सा हमारा हेल्प होगी और मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों के लिए भी ये सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। तो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है, प्लीज़ ट्राई टू कंट्रीब्यूट। इस यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी अमाउंट आप चाहें वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के आर्टिकल्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। तो आज एज सच फ्रंट पेज पर कोई खास न्यूज़ नहीं है ना। यहाँ पर एक न्यूज़ है कि टीएमसी जो पार्टी है वेस्ट बंगाल में, जिसकी सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके एक राज्यसभा एमपी हैं जिनका नाम है जवाहर सरकार। इन्होंने जो है वो, ये राज्यसभा के मेंबर हैं बेसिकली, इन्होंने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है। क्योंकि इनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो मामला है, जो अभी बेसिकली बंगाल में ये जूनियर डॉक्टर का रेप और मर्डर का जो मामला है, उसको सरकार ने ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया, है ना। तो उसको लेकर ये अपनी पार्टी से खुश नहीं है, अपनी पार्टी की सरकार से खुश नहीं है और इसीलिए ये इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, बाकी बीच में कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है जो हमें कवर करनी हो। सीधे हम लोग एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे और वहाँ के 3 आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो पहला आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है महमूदाबाद एंड मुशर्रफ फैमिली लैंड एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो ये एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है ना, कैसे इसको डील किया जाता है, कैसे गवर्न किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है दैट टॉक्स अबाउट यूज़ ऑफ एआई इन वॉरफेयर, कि यानी कि एआई का जो इस्तेमाल है उसका यूज़ या उसका जो इस्तेमाल है वो वॉरफेयर में, वॉरफेयर यानी कि लड़ाई में, वॉर में कैसे उसका इस्तेमाल हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी बात करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि भारत जो है वो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन करता है पूरी दुनिया में। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे आज के जो 3 आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक और अच्छी खबर लेके आया हूँ, और वो ये है कि आप में से कई सारे लोग, या मैं कहूँगा कि ज़्यादातर लोग
लास्ट ईयर भी हम लोगों ने जैसे जिस तरीके से टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की थी, है ना, काफ़ी अफोर्डेबल थी और क्वेश्चंस वगैरह भी काफ़ी अच्छे लेवल के थे। तो इस साल भी हमारी टेस्ट सीरीज़ आ चुकी है और इस साल अगर मैं टेस्ट सीरीज़ की बात करूं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वी हैव मल्टीपल टेस्ट सीरीज़। ठीक है, मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ किस तरीके से है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है विच इज़ अ कंप्लीट टेस्ट सीरीज़। कंप्लीट का मतलब है कि इसमें आपको जनरल स्टडीज़ भी मिलेगा, जीएस भी मिलेगा, करंट अफेयर्स भी मिलेगा। मंथली हम लोगों ने जिस तरीके से लास्ट ईयर किया था, है ना, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, यानी कि जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का आपको इसमें करंट अफेयर्स मिलेगा मंथ वाइज। और साथ ही साथ सी सेट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, सी सेट के भी फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। टोटल 91 टेस्ट रहेंगे। टोटल 91 टेस्ट हैं, 5300 एमसीक्यूज़ है और ये सारा कुछ आपको मिल रहा है ओनली एट 849 रुपीज़। सारा कुछ मिल रहा है ओनली एट 849 रुपीज़। तो ये हमारी कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ है। इसके बाद अगर आप सिर्फ जीएस और करंट अफेयर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए 81 टेस्ट हैं। टोटल 4500 एमसीक्यूज़ हैं, 4500। दिस वन इज़ अवेलेबल एट ओनली 699 रुपीज़। तो आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो टेस्ट सीरीज़ है वो हम लोगों ने अलग अलग भी निकाली है। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर टेस्ट मिल जाते हैं। टोटल 45 टेस्ट हैं, 2500 एमसीक्यूज़ हैं एंड दिस इज़ अवेलेबल ओनली एट 449 रुपीज़। ओनली एट 449 रुपीज़। टोटल 45 टेस्ट। इसके बाद अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स रहेंगे। टोटल 32 टेस्ट, 1600 एमसीक्यूज़। दिस इज़ अवेलेबल ओनली एट 299 रुपीज़। और एक ऑप्शन और है कि अगर आप सिर्फ सी सेट लेना चाहते हैं, जो सी सेट के हम आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप सिर्फ वो लेना चाहते हैं तो टोटल 10 टेस्ट हैं, 80 क्वेश्चंस इन ईच टेस्ट। तो टोटल 800 एमसीक्यूज़ हो गए एंड दिस इज़ अवेलेबल ओनली एट 249 रुपीज़। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने आपको दिखा दिए। बाकी इनके जो डिटेल्स हैं वो आप किसी पर भी जाके क्लिक करेंगे तो यू कैन चेक आउट द डिटेल्स, है ना, कि क्या क्या उसमें फीचर्स हैं। जैसे यहाँ पर आप अगर आप देखें तो मोस्ट अफोर्डेबल है, सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज जीएस टेस्ट आपको दिए गए हैं, है ना, मंथ वाइज करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है। टोटल 5300 क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड हाई क्वालिटी क्वेश्चंस रहेंगे। हर टेस्ट के लिए ऑल इंडिया रैंक्स अवेलेबल रहेगी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको रिवीजन के लिए। और इसी के बाद आप यहीं पर नीचे अगर क्लिक करेंगे तो आपको जो टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल है वो भी पूरा का पूरा मिल जाता है। ठीक है, आप यहाँ से चेकआउट करेंगे तो पूरा आपको जो शेड्यूल है वो देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितने टेस्ट वगैरह हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ आप इसका जो पूरा शेड्यूल है, और लास्ट ईयर से थोड़ा सा चेंज इस बार ये है कि पिछली बार हम लोगों ने आपको जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए थे वो सिलेबस को बाइफरकेट करके नहीं दिए थे। ठीक है, इस बार सिलेबस को भी बाइफरकेट किया जा रहा है। जैसे पॉलिटी के अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेक्शनल टेस्ट है, तो उसमें सेक्शनल टेस्ट 1 में क्या क्या टॉपिक्स या क्या क्या सिलेबस कवर रहेंगे वो मैंने बताया है। सेक्शनल टेस्ट 2 होगा तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर रहेंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से सेक्शनल टेस्ट 3 है, सेक्शनल टेस्ट 4 है, सेक्शनल टेस्ट 5 है, तो किस में क्या क्या चीज़ आएगी वो सब आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, साथ ही आपको यहाँ पर डेट दी गई है कि कौन सा टेस्ट आपके लिए कब अवेलेबल होगा, है ना। तो आप इसमें जिस भी टेस्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं उस पर आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी मतलब इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए। तो टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना तो आपको पता ही है, इट इज़ वेरी इजी। आप यहाँ बाहर से भी सीधे डायरेक्ट टू ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, या फिर अंदर जाने के बाद अगर आप यहाँ से डिटेल्स चेकआउट करते हैं तो इसके बाद भी आपको यहाँ पर नीचे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्राइजेज़ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये प्लीज़ इसको अपने माइंड में रखिएगा कि ये प्राइजेज़ जो हैं ये अभी इंट्रोडक्टरी ऑफ़र है। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, तो इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग इसमें एनरोल कर लीजिए। और ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो अगले महीने से यानी कि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है। तो आप लोग जितना जल्दी एनरोल करेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि फिर बाद में ये प्राइजेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था
इस बार भी ऐसा ही होगा, तो इसलिए जितनी जल्दी आप लोग चाहें वो एनरोल कर सकते हैं। सारे के सारे मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। और अगर अगर इन केस ये सब जानने के बाद भी अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई डाउट रहता है, अच्छा एक डाउट यहाँ पर आप लोगों के मन में ये आ सकता है कि सारे के सारे में लिखा हुआ है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो ऑनलाइन तो आप समझते हैं कि ऑनलाइन आप इस वेबसाइट या ऐप के थ्रू अटेम्प्ट करेंगे, बट ऑफलाइन का क्या मतलब है? ऑफलाइन का मतलब जिन लोगों ने अगर लास्ट ईयर हमारी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया था वो इस बात को भली भांति ही समझते हैं कि ऑफलाइन का मतलब क्या है हमारे कंटेक्स्ट में। ऑफलाइन का मतलब हमारे उसमें ये होता है कि हम आपको क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, तो उससे क्या है कि आप क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आपको एक क्यूआर कोड की शीट भी दी जाती, सॉरी ओएमआर कोड की शीट भी दी जाती है, और उसके भी आप प्रिंट आउट निकाल के आप घर में बैठ के बबल्स वगैरह फिल करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसा एक रियल ऑफलाइन एग्ज़ाम में होता है उस तरीके से, ठीक है। एट द कन्वीनियंस ऑफ योर होम आप घर में बैठ के वो चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, पेपर भी, ओएमआर शीट भी, और उसमें बबल्स फिल वगैरह करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो ऑनलाइन अटैम्प्ट करना, तो ऑनलाइन तो अटैम्प्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन का मतलब ये है। और ये मैंने वैसे एक डाउट जो मुझे लगा कि आप लोगों के मन में आ सकता है वो मैंने क्लियर कर दिया। अगर इसके अलावा कोई भी और डाउट होता है, ठीक है, तो फील फ्री टू आस्क। आप हमसे इस नंबर पर, जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, वो हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। अच्छा एक चीज़ और, कि आप लोगों का जो प्रीलिम्स का पेपर है अगले साल, दैट इज़ 25 मई को है, 25 मई को है, तो 31 मई तक ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। तो तब तक आप टेस्ट तो एक ही बार दे सकते हैं, बस उस टेस्ट की आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, आंसर्स वगैरह की, एक्सप्लेनेशंस की, तो आप उसको अपने पास सेव कर सकते हैं और उसमें से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और 31 मई तक आप जब भी टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहें, मतलब टेस्ट डेट का मतलब जो शेड्यूल में दी गई है उसका मतलब ये है कि वो टेस्ट उस डेट को अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद आप जब भी चाहें, है ना। ऐसा नहीं है कि वो उसी डेट पर आपको अटेम्प्ट करना है, आप उस डेट के बाद जब भी चाहें, है ना, एट योर ओन कन्वीनियंस, कि आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से आप उस डेट के बाद जब भी चाहें वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक आध डाउट्स मुझे लगे जो लोगों के मन में आते हैं, वो मैंने पहले ही क्लियर करने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो ये नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बट मैं कहूँगा कि इनमें एनरोल आप लोग कर लीजिए, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना। और काफ़ी अफोर्डेबल है, इससे कम में तो आपको मार्केट में आई डोंट थिंक कि कुछ भी कहीं पर मिलेगा, ठीक है। 849 रुपीज़ में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज़, जिसमें 5300 MCQs हैं, 5300 MCQs हैं, टोटल 91 टेस्ट हैं, इतनी प्रैक्टिस आपको ओनली एट 849 रुपीज़ में आई डोंट थिंक कि कहीं भी, पूरे के पूरे जितने भी यूपीएससी से डील करने वाले जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको इस रेट पर इतने टेस्ट और इतने एमसीक्यूज़ नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम तो इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द एनरोल कर लें। चलिए, क्योंकि बाद में मैंने बताया कि प्राइस वगैरह फिर बढ़ जाते हैं, है ना। चलिए, क्लियर है। अब हम लोग आर्टिकल्स पर चलते हैं और एक एक करके इन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं क्या है इनमें। तो देखो, सबसे पहला आर्टिकल यही है, दैट इज़ महमूदाबाद एंड मुशर्रफ्स फैमिली लैंड एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर लिखा गया है अ पार्सल ऑफ लैंड इन वेस्टर्न यूपी, ठीक है। वेस्टर्न यूपी में एक पार्सल ऑफ लैंड मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो किसका है? फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है। पूर्व में जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ, उनके परिवार का है, और इसका सेल होने वाली है, मतलब इसकी बिक्री होने वाली है इस ज़मीन के टुकड़े की, अंडर द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1968। एक नोटिस जो है उस प्लॉट पर लगाया गया है, उसके तहत यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि एनिमी प्रॉपर्टी अराउंड 13 बीघाज ऑफ लैंड इन कोटाना बंगर विलेज इन बागपत डिस्ट्रिक्ट इज़ ओपन फॉर ई ऑक्शन अंटिल September 12 मिडनाइट।
ठीक है, ये बेसिकली यूपी का जो बागपत जिला है उसमें एक गांव है दैट इज़ कोटाना बंगर। वहाँ पर ये 13 बीघा के आसपास की ज़मीन है। तो इसका यहाँ पर ई ऑक्शन हो रहा है और 12 सितंबर तक ये चलेगा। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है। एनिमी प्रॉपर्टी मतलब नाम से तो लग रहा है दुश्मन की ज़मीन, दुश्मन की प्रॉपर्टी। तो ये होता क्या है, देखो, जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है 1962 का, ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 का, ये डिफाइन करता है एनिमी को। एनिमी को कैसे डिफाइन किया गया है, एनी पर्सन और कंट्री कमिटिंग एक्सटर्नल एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया, कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश अगर भारत के खिलाफ एक्सटर्नल एग्रेशन करता है, यानी कि बाहर से भारत के ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा देश, एनी कंट्री दैट इज असिस्टिंग द कंट्री कमिटिंग सच एग्रेशन, और अगर कोई ऐसा देश है जो खुद से तो एग्रेशन नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा देश हो सकता है जो डायरेक्टली तो बाहर से भारत के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा है, लेकिन वो ऐसे देश को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे देश को असिस्ट कर रहा है जो ऐसा आक्रमण कर रहा हो, तो वो भी एनिमी कहलाएगा। ठीक, और साथ ही साथ एज वेल एज एनी पर्सन हु बिलोंग्स टू आइदर ऑफ दिस कंट्री, और ऐसे देशों से बिलोंग करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई देश ऐसा हो जो डायरेक्ट एग्रेशन कर रहा है या कोई देश ऐसा हो जो एग्रेशन को असिस्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो उन देशों का कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या कहलाएगा, एनिमी कहलाएगा। ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 एनिमी को डिफाइन करता है। अब इस एक्ट के अंतर्गत जो सेक्शन 29 है वो क्या कहता है, द सेंटर और स्टेट्स कैन रिक्विजिशन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द डिफेंस ऑफ इंडिया, सिविल डिफेंस, पब्लिक सेफ्टी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, और फॉर मेंटेनिंग सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज एंड सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। तो इसमें यह लिखा गया है कि सेंटर और स्टेट्स यानी कि केंद्र या राज्य किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिक्विजिशन कर सकता है। रिक्विजिशन करने का मतलब है कि उसकी मांग कर सकता है, डिमांड कर सकता है, और किस पर्पस के लिए, फॉर सिक्योरिंग द डिफेंस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, सिक्योरिंग द डिफेंस ऑफ इंडिया, सिविल डिफेंस के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए, या फिर मिलिट्री ऑपरेशंस के एफिशिएंट कंडक्ट के लिए, या फिर सप्लाईज और सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज या सप्लाई को मेंटेन करने के लिए जो लाइफ ऑफ द कम्युनिटी के लिए एसेंशियल है। तो उसके लिए अगर भारत सरकार को या किसी राज्य की सरकार को किसी ज़मीन की ज़रूरत है तो वो उसको रिक्विजिशन या उसकी मांग कर सकता है। अब दिस रिक्विजिशनिंग कैन बी डन ओनली फॉर ए पीरियड required for any of these purposes unless the government legally acquires the property in return for compensation। ठीक है, अब उसमें यह है कि ये जो रिक्विजिशनिंग की जाती है ये सिर्फ जिस भी पर्पस के लिए की जा रही है तो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, मतलब जितने भी पीरियड के लिए ज़रूरत है, जितने भी समय के लिए ज़रूरत है उतने समय के लिए रिक्विजिशनिंग की जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि सरकार उसके बदले, वो ज़मीन किसी की भी हो, उससे लेके उसको बदले में कंपनसेशन दे दे, ठीक है, मुआवजा दे दे, कंपनसेशन दे दे, फिर उसको वो लीगली एक्वायर सरकार हमेशा के लिए भी कर सकती है। बट अदरवाइज जो रिक्विजिशनिंग है वो जिस भी पर्पस के लिए की जा रही है और जितने रिक्वायर्ड पीरियड के लिए है उसमें की जाती है। ठीक है, आप देखो 1965 और 1971 में जो दो वॉर हमारी पाकिस्तान के साथ हुई, उस समय क्या हुआ कि कुछ लोग जो है वो भारत से पाकिस्तान चले गए। ठीक है, अब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 के अंतर्गत सरकार ने क्या किया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक ओवर द प्रॉपर्टीज एंड कंपनीज ऑफ दोज हु टुक पाकिस्तानी नेशनैलिटी, कि ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, तो भारत की सरकार ने क्या किया कि ऐसे लोगों की प्रॉपर्टीज़ और कंपनीज़ को टेक ओवर कर लिया और उनको दे दिया गया, किसको, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। ठीक है, ये बेसिकली एक बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है, उसको ये, इनको ये प्रॉपर्टी जो है वो दे दी गई, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया को। द सेम वॉज डन फॉर प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड बाय दोज हु वेंट टू चाइना आफ्टर द 1962 सीनो इंडियन वॉर। ठीक है, 1962 में जो चाइना के साथ हमारी वॉर हुई थी तो उसमें भी ऐसा ही किया गया कि उसके बाद जो लोग, उस वॉर के बाद जो लोग चाइना चले गए
तो उनकी भी प्रॉपर्टी को जो है वो क्या किया गया, टेक ओवर किया गया, और ये कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया इसको दे दिया गया। अब इसके बाद 1966 का जो ताशकंद डिक्लेरेशन है वो ये कहता है कि दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैड एग्रीड टू डिस्कस द रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी एंड एसेट्स टेकन ओवर बाय आइदर साइड इन कनेक्शन विद द कन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसमें ये कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान ने जो है वो एग्री किया है कि वो जो भी ऐसी प्रॉपर्टी या एसेट्स को टेक ओवर किया गया है, ठीक है, किसी भी मतलब भारत ने किया है या पाकिस्तान ने किया है, तो उसको क्या किया जाएगा, उस इशू को डिस्कस किया जाएगा। बट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिस्पोज्ड ऑफ ऑल सच प्रॉपर्टीज इन दैट कंट्री इन 1971। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया कि 1971 में अपने वहाँ की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको मतलब इधर उधर दे दिया, उससे पल्ला छुड़वा लिया अपना, उससे गेट रिड ऑफ कर लिया। ठीक है, तो फिर वो वापस करने का तो फिर सवाल ही नहीं आता, या उसके ऊपर डिस्कशन करने का तो सवाल ही नहीं होता। अब इंडिया ने जो है वो एनिमी प्रॉपर्टी के साथ कैसे डील किया, तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो 1968 में बनता है, इसमें क्या था, प्रोवाइडेड फॉर द कंटिन्यूस वेस्टिंग ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो उसमें ये कहा गया कि जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एनिमी प्रॉपर्टी हैं, जो पहले मैंने आपको बताया कि कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया को दे दी जाती थी, तो वो उसको देना जारी रखा। ठीक है, और ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग, एक डिपार्टमेंट है। अब दिस प्रॉपर्टी अटेन्स अ यूनिक स्टेटस। ठीक है, अब जो भी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी के अंतर्गत मतलब उस कैटेगरी में आ गई है, तो उस प्रॉपर्टी को एक यूनिक स्टेटस मिल जाता है, क्योंकि इसको ओरिजिनल ओनर्स जो हैं, ठीक है, ओरिजिनल ओनर्स मतलब जिनको एनिमी कहा गया है क्योंकि उन्हीं की ये प्रॉपर्टी है, वो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उनके द्वारा ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। ठीक है, चाहे वो एनिमी उनको कहा गया हो, या एनिमी सब्जेक्ट कहा गया हो, या एनिमी फर्म कहा गया हो, जो भी हो, अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसके पास है, जो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया उसके पास है। तो कस्टोडियन जो है उसके पास ये पावर है कि वो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है, इसके यूज़ को लेकर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी कर सकता है, और कोई भी अगर व्यक्ति ऐसी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रहा है तो उससे वो रेंट भी कलेक्ट कर सकता है। लेकिन ये सारा का सारा काम जो इसके ओरिजिनल ओनर्स हैं वो नहीं कर सकते उस ज़मीन के, क्योंकि वो ज़मीन अब किसके पास जा चुकी है, कस्टोडियन के पास। तो कस्टोडियन के पास ये पावर्स रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो 1971 में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने वो प्रॉपर्टीज़ जो सेल कर दी, उसके जवाब में भारत ने क्या किया, उसके जवाब में भारत ने इंडिया टुक कंट्रोल ऑफ ऑल एनिमी प्रॉपर्टी अंडर द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट एंड 1971 रूल्स। ठीक है, भारत ने क्या किया कि जितनी भी एनिमी प्रॉपर्टी थी अंडर द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट और 1971 के रूल्स के अंतर्गत सारी प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लिया, और 2017 में पार्लियामेंट में एक एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2016 पास किया गया, जिसने 1968 के एक्ट को और पब्लिक प्रेमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 को अमेंड किया। इसके बाद एक नया लॉ एक्सपेंडेड द डेफिनेशंस ऑफ एनिमी सब्जेक्ट एंड एनिमी फॉर्म, इसकी डेफिनेशंस को थोड़ा सा और बढ़ाया गया, और इसमें ये कहा गया कि जो एनिमी के लीगल हेयर और सक्सेसर हैं, लीगल हेयर मतलब जो कानूनी तौर पर उस एनिमी के उत्तराधिकारी हैं या जो उसके सक्सेसर हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया, भले ही वो भारत के नागरिक हों। ठीक है, भले ही ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक हों या फिर किसी ऐसे देश के सिटीजन हो जो हमारे एनिमी नहीं हैं। ठीक है, लीगल हेयर्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया वर इनिशियली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन। पहले क्या होता था कि जो लीगल हेयर्स जो भारत के नागरिक होते थे वो इस डेफिनेशन में नहीं थे, लेकिन उनको भी यहाँ पर अब शामिल कर लिया गया है। एंड द सक्सीडिंग फॉर्म ऑफ एनी एनिमी फॉर्म ऑफ एन एनिमी फॉर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स और पार्टनर्स। और जो भी अगर किसी एनिमी फॉर्म का कोई सक्सीडिंग फॉर्म है, मतलब किसी एनिमी फॉर्म से अगर आगे जाके कोई और दूसरा फॉर्म बनता है, तो भले ही उसके मेंबर्स या पार्टनर्स की कोई भी नेशनैलिटी हो, वो किसी भी देश के नागरिक हो, उसके रिस्पेक्टिव मतलब उसमें ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, मतलब वो भी अब एनिमी कहलाएंगे। द अमेंडेड लॉ प्रोवाइडेड दैट एनिमी प्रॉपर्टी वुड कंटिन्यू टू वेस्ट इन द कस्टोडियन इवन इफ द एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फॉर्म सॉरी सॉरी
तो इसमें यह लिखा है कि अमेंडेड लॉ में ये कहा गया कि एनिमी प्रॉपर्टी वुड कंटिन्यू टू वेस्ट इन द कस्टोडियन, यानी कि एनिमी प्रॉपर्टी का जो पूरी की पूरी उसकी पावर्स हैं, है ना, या उसका जो रखरखाव है वो कस्टोडियन के पास ही रहेगा। इवन इफ द एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फॉर्म ceased to be an enemy due to death, extinction, winding up of business or change of nationality, or if the legal heir was a citizen of India or a citizen of country which was not an enemy। यानी कि अगर इसमें यह कहा गया कि लीगल प्रॉपर्टी जो है वो अभी भी कस्टोडियन के पास ही रहेगी, इवन इफ, यानी कि अगर जो एनिमी सब्जेक्ट या एनिमी फर्म है, अगर वो एनिमी नहीं भी रहा, किस वजह से, हो सकता है कि उसकी डेथ हो गई हो, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गया हो, है ना, एनिमी सब्जेक्ट एक्सटिंक्ट हो सकता है, या फिर उसने अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया हो या अपनी नेशनलिटी बदल दी हो, ठीक है, या फिर लीगल हेयर जो है वो भारत का नागरिक हो या किसी ऐसे देश का नागरिक हो जो हमारा एनिमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एनिमी प्रॉपर्टी की पूरी आप कह सकते हैं पावर्स हैं वो कस्टोडियन के पास ही रहेंगी। द कस्टोडियन कैन विद द सेंटर्स अप्रूवल डिस्पोज ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये जो कस्टोडियन है वो सेंटर के अप्रूवल से, ठीक है, कस्टोडियन सेंटर के अप्रूवल से यानी कि केंद्र सरकार के अप्रूवल से एनिमी प्रॉपर्टीज को डिस्पोज कर सकता है। एंड द गवर्नमेंट में इशू डायरेक्शंस टू द कस्टोडियन फॉर दिस पर्पस। और इस पर्पस या इस उद्देश्य के लिए जो गवर्नमेंट है वो कस्टोडियन को डायरेक्शंस जारी कर सकती है, मतलब कस्टोडियन डिस्पोज कर सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट के अप्रूवल से, केंद्र सरकार के अप्रूवल से कस्टोडियन डिस्पोज कर सकता है एनिमी प्रॉपर्टीज़ को, और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये अमेंडमेंट्स क्यों लाए गए? अब देखो, इस बिल का जो ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न है उसमें ये कहा गया कि ऑफ लेट देयर हैव बीन वेरियस जजमेंट्स बाय वेरियस कोर्ट्स that have adversely affected the powers of the custodian and the government of India as provided under the Enemy Property Act of 1968। कि हाल ही के दिनों में कई सारे कोर्ट्स के कई सारे ऐसे जजमेंट्स आए हैं जिन्होंने कस्टोडियन की और भारत सरकार की जो पावर है, जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के अंतर्गत दी गई है, उसको क्या किया है, गलत तरीके से प्रभावित किया है, एडवर्सली अफेक्ट किया है। ठीक है, तो इन व्यू ऑफ such interpretation by various courts, the custodian is finding it difficult to sustain his actions under the Enemy Property Act of 1968। और इस तरीके के जो इंटरप्रिटेशन किए गए हैं कोर्ट्स के द्वारा, उसकी वजह से जो ये कस्टोडियन है वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के अंतर्गत जो भी वो एक्शंस कर सकता है वो उन एक्शंस को नहीं कर पा रहा है। तो वन मेजर जजमेंट दैट द अमेंडमेंट सॉट टू निगेट was passed in the case of estate of the erstwhile Raja of Mahmudabad in UP, जिसके कई सारी प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी हज़रतगंज, लखनऊ, सीतापुर और नैनीताल में। तो बेसिकली एक मेजर जजमेंट जिसको ये अमेंडमेंट चाहता था कि बदल दिया जाए वो ये था। ठीक है, अब ये राजा का क्या केस है वो समझेंगे। तो देखो, ये जो राजा है इसने भारत छोड़ा 1957 में, 1957 में, और पाकिस्तान की नागरिकता ले ली। इसकी जो वाइफ और सन थे, इसका जो लड़का था दैट इज़ मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान, वो भारत में ही रहा, है ना। ये दोनों लोग, मतलब इसकी वाइफ और इसका जो लड़का है वो भारत में ही रहा राजा का, और इंडियन सिटीजन्स बन के वो रहे। अब 1968 के एक्ट के अंतर्गत राजा की जो भी ज़मीन वगैरह थी उसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। और जब ये राजा की डेथ हुई तो उसके बाद इसके जो सन है, जो लड़का है, उसने इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना क्लेम किया। इसके बाद अक्टूबर 21, 2005 में एक लॉन्ग लीगल बैटल चलती है, मतलब एक लंबी कानूनी लड़ाई चलती है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद के हेयर यानी कि उसका जो लड़का है उसके फेवर में फैसला सुनाया। कोर्ट ने ये कहा कि द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट वेस्ट विद द कस्टोडियन हु ओनली टेक्स इट फॉर द पर्पस ऑफ पोजेशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा कि जो इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो कस्टोडियन के पास नहीं रहती है, मतलब कस्टोडियन के पास वो नहीं रह सकती, क्योंकि कस्टोडियन उसको कुछ समय के लिए ही अपने पास कंट्रोल, मैनेजमेंट और पोजेशन के लिए ले सकता है। और इसमें यह भी कहा गया कि राजा का जो लड़का है, क्योंकि वो एक इंडियन सिटीजन है, तो उसको पूरी प्रॉपर्टी जो है वो मिलनी चाहिए,
है ना। और उसके बाद ये कहा गया कि ऐसी स्थिति में फिर वो एनिमी प्रॉपर्टी नहीं रह जाती है। ठीक है, ऐसा कोर्ट ने कहा। अब इस फैसले के बाद कई सारी और याचिकाएं जो हैं वो कोर्ट्स में आने लगी। कुछ तो रिलेटिव्स ऐसे थे जो जेन्युइन थे, है ना, और कुछ जो है वो फिर ऐसा भी होता ना कि कहीं से पता लगने लग गया कि ऐसा हो रहा है, तो कुछ रिलेटिव्स फर्जी बन जाते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें होने लगी। ठीक है, अब ऐसे लोगों के जिन्होंने पाकिस्तान में माइग्रेट कर लिया, तो वो इस तरीके के डीड्स ऑफ गिफ्ट्स लाने लगे, और जिसमें ये कहा गया कि वो प्रॉपर्टीज़ के राइटफुल ओनर्स हैं। ये सब चीज़ें बेसिकली क्लेम की जाने लगी। इसको लेकर दो जुलाई 2010 को यूपीए सरकार एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश लेके आती है, जिसमें ये कहा गया दैट रिस्ट्रेंट कोर्ट्स फ्रॉम ऑर्डरिंग द गवर्नमेंट टू डाइवर्स्ट एनिमी प्रॉपर्टीज फ्रॉम द कस्टोडियन। जिसमें ये कहा गया कि जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली सरकार को ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकती कि वो एनिमी प्रॉपर्टी को कस्टोडियन के दायरे से बाहर करे। मतलब वही है कि फिर इन लोगों में बांटे। अब 2005 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो इस यहाँ से इनफेक्टिव हो जाता है, और जो कस्टोडियन है उसने वापस से राजा की प्रॉपर्टी जो है वो ले ली। ठीक, जो यहाँ पर कहा गया था कि राजा के लड़के को प्रॉपर्टी मिल जाए, तो उन्होंने यहाँ पर वापस ले ली। अब इसके बाद लोकसभा में 22 जुलाई 2010 को एक बिल आता है, लेकिन वो बिल जो है वो इसलिए पास नहीं हो पाता है ना, 15th लोकसभा के कार्यकाल के दौरान पास नहीं हो पाता है, और फिर वो बिल लैप्स हो जाता है। इसके बाद 7 जनवरी 2017 को एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन ऑर्डिनेंस लाया जाता है 2016 को। उसके बाद इसको बाद में एक बिल से रिप्लेस करके 2017 में ये लॉ बन जाता है, और फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ करता है इस बिल के साथ, इस ऑर्डिनेंस के साथ इंटरफेयर करने से। इसके बाद इसी साल 22 फरवरी के दिन दो जजों की बेंच थी, जस्टिस बीवी नागरत्न एंड उज्जवल भुयान। इन्होंने अलाउ किया लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कि जो भी राजा ऑफ महमूदाबाद की प्रॉपर्टी की जो ओन्ड प्रॉपर्टीज़ थी, उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, विच वर वेस्टेड विद द कस्टोडियन अंडर द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। और ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली किसके पास थी? जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत कस्टोडियन है उसके पास। और उसमें यह कहा गया कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये आप बात समझ गए कि एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है और इससे डील कैसे किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, दैट इज़ यूज़ ऑफ एआई इन वॉरफेयर। ठीक है, कि वॉरफेयर यानी कि युद्ध में एआई का कैसा यूज़ है और किस तरीके से यह यूज़ बढ़ रहा है, बदल रहा है, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सी राजा मोहन का आर्टिकल है। अब यहाँ पर लिखा है कि एज द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय द वर्ल्ड मिलिट्री ग्रोज, द पॉलिटिकल एफर्ट टू रेगुलेट द वे द रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन वॉरफेयर इज़ ग्रोइंग टू। यानी कि दुनिया की जो मिलिट्रीज़ हैं उनके द्वारा जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से एक पॉलिटिकल एफर्ट्स भी बढ़ रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी को रेगुलेट किया जाए। ठीक है, मतलब इसका जो इस्तेमाल हो रहा है वॉरफेयर में उसको रेगुलेट किया जाए, इसको लेकर भी पॉलिटिकल एफर्ट्स बढ़ रहे हैं। अब जो यूक्रेन में और गाज़ा में जो वॉर्स चल रही हैं अभी, वो एआई लैब्स की तरह इमर्ज हो रही हैं। एआई लैब्स का मतलब है कि जहाँ पर एआई की नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर एक डिप्लोमेटिक पुश भी है टू एस्टेब्लिश्ड एट लीस्ट सम जनरल नॉर्म्स ऑन हाउ टू लिमिट द डेंजर्स ऑफ इट्स मिलिट्री यूज़। फिर इस तरीके की कुछ डिप्लोमेटिक कोशिशें भी की जा रही हैं कि कुछ ऐसे नॉर्म्स इस्टेब्लिश किए जाएं, कुछ ऐसे रेगुलेशंस इस्टेब्लिश किए जाएं, ताकि इसका जो मिलिट्री यूज़ में ख़तरा है एआई से, उसको कुछ हद तक उसके ऊपर काबू किया जाए, उसको लिमिट किया जाए। इंडिया जो है वो एक्टिवली इंगेज करता है विद द इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड सेफ यूज़ ऑफ एआई इन द सिविलियन डोमेन। ठीक है, सिविलियन डोमेन में एआई के डेवलपमेंट को लेकर और इसके सेफ यूज़ को लेकर ऐसे इश्यूज़ में तो भारत बहुत ज़्यादा एक्टिवली इंगेज करता है। लेकिन जब बात आती है, जब ग्लोबल डिबेट चल रहा है एआई के यूज़ को लेकर, एआई का यूज़ मिलिट्री पर्पसेस के लिए, तो वहाँ पर भारत जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है ना। इस तरीके के डिस्कशंस में, डिबेट्स में भारत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन बट एज न्यू ग्लोबल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई आर्म्स कंट्रोल बिगिन टू इमर्ज, दिल्ली मस्ट शेप द प्रोसेस रादर देन स्टे अवे फ्रॉम इट। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि जैसे जैसे ग्लोबल फ्रेमवर्क्स
है ना, एआई आर्म्स कंट्रोल, मतलब एआई का जो इस्तेमाल है मिलिट्री पर्पसेस के लिए अदर देन सिविलियन पर्पस, तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में भारत को इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए रादर देन स्टेइंग अवे फ्रॉम इट, यानी कि उससे अलग रहने या उससे दूर रहने की बजाय भारत को उस प्रोसेस का हिस्सा जो है वो बनना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। देन वी हैव रीएम दैट इज़ बियॉन्ड लॉज। अब यहाँ पर देखो क्या है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि द समिट ऑन रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन दैट इज़ रीएम, ये शुरू हो रही है साउथ कोरिया में। ठीक है, साउथ कोरिया में सियोल में शुरू हो रही है मंडे के दिन। इज़ अ पार्ट ऑफ द न्यू ग्लोबल डिप्लोमेसी, ये नई ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है टू शेप द ग्लोबल नॉर्म्स ऑन द मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ एआई। ठीक है, कि एआई का मिलिट्री में किस तरीके से इस्तेमाल हो उसको लेकर ग्लोबल नॉर्म्स बनाने के लिए ये एक प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इस समिट को होस्ट किया जा रहा है 4 देशों के द्वारा, दैट इज़ केनिया, नीदरलैंड्स, सिंगापुर एंड यूनाइटेड किंगडम। कई सारे देशों की सरकारें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, टेक कंपनीज और सिविल सोसाइटी के मेंबर जो हैं वो इस समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि ये इस समिट का सेकंड इटरेशन है, इस तरीके की एक पहली समिट पिछले साल भी हो चुकी है नीदरलैंड्स के हेग में। अनटिल रिसेंटली द डिबेट ऑन मिलिट्री एआई हैड बीन फोकस्ड ऑन ऑटोनॉमस वेपन्स दैट इज सो कॉल्ड किलर रोबोट्स। तो अभी तक बेसिकली जो मिलिट्री एआई को लेकर डिबेट होता था उसमें फोकस रहता था ऑटोनॉमस वेपन्स के ऊपर, जिनको हम किलर रोबोट्स भी कहते हैं। द फियर दैट द कंडक्ट ऑफ वॉरफेयर वुड बी टेकन अप बाय द कंप्यूटर्स एंड एल्गोरिदम्स हैड जनरेटेड कॉल्स फॉर कंट्रोल। तो इस बात की चिंता सामने आती है कि अगर एआई का यूज़ वॉरफेयर में बढ़ने लगा तो होगा क्या, कि फिर ह्यूमंस लड़ने की बजाय या ह्यूमंस डिसीजन मेकिंग करने की बजाय जो कंप्यूटर्स हैं, जो एल्गोरिदम्स हैं, वो इस तरीके की चीज़ें करने लगेंगे और इसी की वजह से इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत महसूस होने लगी है। द कीपिंग ह्यूमंस इन द डिसीजन मेकिंग लूप ऑन द यूज़ ऑफ फोर्स हैज़ बीन अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिस्कोर्स। तो इस पूरी की पूरी जो डिस्कोर्स है या जो चर्चा है या जो डिस्कशन डिबेट है, उसका मेन फोकस इस बात के ऊपर है कि किसी भी तरीके का वॉरफेयर के दौरान, यानी कि किसी भी तरीके की लड़ाई या युद्ध के दौरान जो डिसीजन मेकिंग है उसमें ह्यूमंस का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम्स और उस वो जिस एल्गोरिदम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आपने उसके ऊपर पूरी डिसीजन मेकिंग छोड़ दी है ना, तो एआई फिर जो है वो वॉर में बहुत ज़्यादा तबाही भी मचा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ह्यूमंस को लूप में रखने की बात की गई है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। द इश्यूज रिलेटिंग टू लीथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स दैट इज़ लॉज, इसको बेसिकली गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के ग्रुप के विद इन डिस्कस किया गया है। 2019 से इस तरीके के डिस्कशंस होते रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स जेनेवा में। पिछले साल भी पिछले साल दिसंबर में भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने पहली बार लॉज को लेकर क्वेश्चन जो है वो उठाया था और सेक्रेटरी जनरल and called on the Secretary General to gather the views of member states on addressing the ethical and legal and operational challenges। ठीक है, और वहाँ पर जो है वो सेक्रेटरी जनरल जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के, उन्होंने मेंबर स्टेट से ये कहा था कि आप इसको लेकर अपने जो व्यूज़ हैं वो दीजिए कि क्या एथिकल चैलेंजेस हैं, क्या लीगल चैलेंजेस हैं, क्या ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, उनको लेकर। अब ये रिपोर्ट जो है वो उम्मीद की जा रही है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेशन होगा इस मंथ के बाद, इस मंथ के लेटर, वहाँ पर ये रिपोर्ट आ सकती है। अब फ्रॉम दी हेग टू सियोल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो अभी समिट हो रही है, पिछली समिट हुई थी हेग में और अभी हो रही है कोरिया के सियोल में, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो रीएम प्रोसेस है दैट वाइडेंड द डिबेट बियॉन्ड किलर रोबोट्स टू अ ब्रॉडर रेंज ऑफ इशूज बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट एआई सिस्टम्स आर फाइंडिंग एवर ग्रेटर एप्लीकेशन इन वॉरफेयर। तो पहले मैंने आपको बताया कि सिर्फ किलर रोबोट्स के बारे में बात होती थी, जो ऑटोनॉमस वेपन्स होते थे उनके बारे में। अब लेकिन ये डिबेट जो है वो इससे कई ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, मतलब कई ज़्यादा ब्रॉड इश्यूज़ को या ब्रॉड रेंज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें ये रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है कि एआई सिस्टम्स जो हैं उनका एप्लीकेशन या उनका यूज़ वॉरफेयर में या युद्ध में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। While AI has long been used by leading militaries for inventory management and logistics planning, its use in intelligence, surveillance and battlefield reconnaissance has significantly expanded of late। AI का इस्तेमाल पहले जो
लीडिंग मिलिट्रीज़ हैं, मतलब जो बड़े बड़े देशों की मिलिट्रीज़ हैं, एडवांस मिलिट्रीज़ हैं, वो एआई का इस्तेमाल पहले से भी करते थे अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, लॉजिस्टिक्स प्लानिंग के लिए, पहले भी होता था। लेकिन अब इसका इस्तेमाल जो है वो इंटेलिजेंस के लिए, यानी कि खुफिया के लिए, सर्विलांस करने के लिए, है ना, नज़र रखने के लिए, या बैटलफील्ड रिकॉनेजेंस। बैटलफील्ड रिकॉनेजेंस का मतलब होता है कि युद्ध में आप किसी को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ का जो इस्तेमाल है, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल एआई का ऑफ लेट, मतलब रिसेंटली हाल ही के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेजर मिलिट्री सी द कैपेसिटी ऑफ एआई to transform the collection, synthesis, and analysis of vast amounts of data from the battlefield as useful in raising situational awareness, in increasing the time available for decision making on use of force, enhancing precision in targeting, limiting civilian casualties, and increasing the tempo of war. तो कई सारी जो मेजर मिलिट्रीज़ हैं वो एआई की कैपेसिटी को कैसे देखते हैं, वो देखते हैं कि एआई से क्या क्या हो सकता है, कि जो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है बैटल फील्ड से, उसको कलेक्ट किया जा सकता है एआई का इस्तेमाल करके, है ना, उसको सिंथेसाइज किया जा सकता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है, जिससे कि सिचुएशनल अवेयरनेस को रेज किया जा सकता है कि क्या हालात चल रहे हैं बैटल फील्ड में, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, है ना। इंक्रीजिंग द टाइम अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकिंग ऑन यूज़ ऑफ फोर्स। डिसीजन मेकिंग, फोर्स का यूज़ करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि इस तरीके के कुछ काम ऐसे हैं जो एआई कर देगा, है ना। टारगेटिंग में प्रिसीशन आ सकता है कि जहाँ पर भी आप टारगेट कर रहे हैं उसके ऊपर प्रिसीशन एक्यूरेसी आ सकती है। सिविलियन कैजुअलिटीज़ को ये लिमिट कर सकता है, और वॉर के टेम्पो को, यानी कि वॉर की जो स्पीड है उसको बढ़ा भी सकता है। लेकिन कई क्रिटिक्स ने ये वॉर्न किया है कि दैट दीज प्रिज्यूम्ड अट्रैक्शंस माइट बी इल्यूजरी एंड डेंजरस, कि कई सारे क्रिटिक्स या आलोचकों ने ये चेतावनी भी दी है कि ये जो प्रिज्यूम्ड अट्रैक्शंस हैं, मतलब जो ये सोचा जा रहा है कि ये फ़ायदे हो सकते हैं एआई से, ये इल्यूजरी भी हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये इल्यूजन पैदा करने वाले, एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ, मतलब इल्यूजन का मतलब होता है धोखा, ठीक है। सिर्फ ऐसे भी हो सकते हैं कि ये सिर्फ धोखा देने वाली चीज़ें हों, और डेंजरस भी हो सकती हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो, ठीक है। अब द प्रोलिफरेशन ऑफ सो कॉल्ड एआई डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम्स, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है फैलाना, तो एआई डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम का मतलब फैलना, प्रचार प्रसार, एंड देयर implications आर among द इश्यूज नाउ बीइंग डिबेटेड अंडर द रिएम प्रोसेस। और इनका जो इम्प्लीकेशन है, इनका जो असर है, इन इश्यूज़ को बेसिकली रिएम प्रोसेस के अंतर्गत डिबेट किया जा रहा है, इनके ऊपर चर्चा की जा रही है। द हेग समिट, जो हेग में समिट हुई थी लास्ट ईयर, उसमें ये कहा गया था कि कंटिन्यूइंग डायलॉग होने चाहिए, और सेकेंड समिट होप्स टू कोडिफाई अ कंसेंसस मेजर। तो अभी सेकेंड समिट जो कोरिया के सियोल में हो रही है, वहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि एक कंसेंसस कदम उठाया जाएगा, मतलब सबकी सहमति से एक कदम उठाया जाएगा और उसको किसी रूल्स रेगुलेशंस के फॉर्म में कोडिफाई किया जाएगा। द समिट्स थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव इज़ टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ एआई मिलिट्री ऑन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो इस एआई के जो तीन मुख्य उद्देश्य हैं वो सबसे पहले क्या है कि मिलिट्री एआई के इम्प्लीकेशन को समझना, ठीक है, कि मिलिट्री एआई का क्या इम्प्लीकेशन या क्या असर पड़ता है ग्लोबल पीस के ऊपर, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर, उसको समझना। दूसरा ये है कि इम्प्लीमेंट न्यू नॉर्म्स ऑन इट्स यूज़, कि उस तरीके की एआई के इस्तेमाल के को लेकर नए नॉर्म्स बनाना, कि एआई का इस्तेमाल जो मिलिट्री में हो रहा है उसको लेकर नए नॉर्म्स बनाना, और डेवलप आइडियाज़ ऑन लॉन्ग टर्म ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ एआई इन द मिलिट्री डोमेन। और ऐसे आइडियाज़ को डेवलप करना कि एआई का जो मिलिट्री डोमेन में लॉन्ग टर्म कैसे गवर्न होगी, उसको लेकर आइडियाज़ डेवलप करना। तो ये बेसिकली तीन इस जो समिट होने वाली है, जो समिट हेग में सियोल में होगी, उसके ये तीन मुख्य उद्देश्य हैं। अ फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबल यूज़, नोटेबली द रिएम प्रोसेस हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द आइडिया दैट द एआई रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स कैन बी रिवर्स्ड एंड एबॉलिश्ड, ठीक है। एआई जो ये रिएम प्रोसेस है, इसमें ये बात तो समझ में आ गई है कि जो एआई का रिवॉल्यूशन है मिलिट्री अफेयर्स में, उसको अब आप पूरी तरीके से रिवर्स नहीं कर सकते, पलट नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इंस्टेड उसमें अब बात हो रही है रिस्पॉन्सिबल यूज़ की, ठीक है।
द रिएम प्रोसेस इज वन ऑफ द मैनी इनिशिएटिव्स ऑन प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल एआई, नेशनल, मल्टीलेटरल, प्लूरीलेटरल एंड बाइलेटरल, प्लूरीलेटरल एंड मल्टीलेटरल। तो इसमें यही कहा गया है कि एआई जो ये रिएम प्रोसेस है, ये जो बेसिकली पूरी की पूरी ये सबमिट हो रही है, रेगुलेशंस की बात हो रही है, ये रिस्पॉन्सिबल एआई को प्रमोट करने के बहुत सारे जो कदम उठाए गए हैं उनमें से एक कदम है ना, चाहे वो अलग अलग लेवल पर उठाए गए हों। ऑन द लास्ट डे ऑफ द हेग समिट, जब हेग समिट हुई थी पिछले साल, उसके अंतिम दिन यूनाइटेड स्टेट ने एक यूनिलेटरल ड्राफ्ट निकाला था, पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई। एआई के रिस्पॉन्सिबल यूज़ को लेकर एक ड्राफ्ट निकाला था और इसको फॉर्मलाइज किया था नवंबर 2023 में। 2020 में वॉशिंगटन ने इशू किया था नेशनल गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री यूज़ ऑफ एआई बाय इट्स आर्म्ड फोर्सेस। तो उसने अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए कैसे वो एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज़ करेंगे उसको लेकर गाइडलाइंस निकाली थी। किसने? वॉशिंगटन, यानी कि अमेरिका ने, यूएस ने। इसके बाद यूएस ने अपने नाटो एलाइज को भी एनकरेज किया कि वो इस तरीके के नॉर्म्स को अडॉप्ट करें। नाटो की 2021 स्ट्रेटजी ने आइडेंटिफाई किए 6 प्रिंसिपल्स फॉर द रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री यूज़ ऑफ एआई, और इसी को लेकर कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए अपनी फोर्सेस के लिए। उसमें जो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य था वो क्या था? टू एक्सेलरेट द यूज़ ऑफ एआई सिस्टम्स फॉर मिलिट्री गेन्स इन अ सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर, कि एआई सिस्टम्स का जो यूज़ है मिलिट्री फ़ायदों के लिए उसमें तेज़ी लाई जा सके, है ना, और वो भी सेफ और रिस्पॉन्सिबल तरीके से। तो अगर हम सिंपली बात करें तो वी आर गोइंग टू सी मोर एआई इन द वॉरफेयर देन लेस। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि आने वाले समय में वॉरफेयर में या वॉर्स वगैरह में, युद्ध में एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा, कम तो नहीं होने वाला। दैट कॉम्पोर्ट्स विद द हिस्टोरिक ट्रेंड दैट ऑल न्यू टेक्नोलॉजीज विल इवेंचुअली फाइंड मिलिट्री एप्लीकेशन। क्योंकि ऐसा होता है, इतिहास भी इस बात का गवाह है, ट्रेंड रहा है, हिस्टोरिक ट्रेंड भी, कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका मिलिट्री एप्लीकेशन होता है। एआई इज़ नो एक्सेप्शन। तो एआई भी कोई एक्सेप्शन या अपवाद तो है नहीं। एंड यूएस इज़ ऑल्सो कंडक्टिंग अ बायलैटरल डायलॉग विद चाइना ऑन द सब्जेक्ट, स्पेशली ऑन लिमिटिंग इट्स पॉसिबल इम्प्लीकेशंस फॉर न्यूक्लियर डिटरेंस। ठीक है, तो अमेरिका जो है वो एक द्विपक्षीय वार्ता चाइना के साथ भी कर रहा है इस मुद्दे को लेकर, और स्पेशली ऑन लिमिटिंग इट्स पॉसिबल इम्प्लीकेशन फॉर न्यूक्लियर डिटरेंस। ठीक है, कि वो न्यूक्लियर डिटरेंस वगैरह के जो भी पॉसिबल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उसको, उसके ऊपर लिमिट रखी जा सके, इसलिए। अब द वर्ल्ड, इंडिया एंड चाइना, यूएस ने एक रिजोल्यूशन लाया था ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई एट द यूएनजीए अर्लियर दिस ईयर। इसको 123 देशों ने स्पॉन्सर किया था और कंसेंसस से अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, अब रीएम प्रोसेस जो है ये ज़्यादा ग्रैन्युलर डिस्कशन की बात करती है। ग्रैन्युलर डिस्कशन मतलब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन और एक इंटरनेशनल कोलिजन बनाने की बात हो रही है इन डेवलपिंग द ग्लोबल नॉर्म्स। द यूएस इज़ ऑल्सो रीचिंग आउट टू कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ टू विन देयर सपोर्ट फॉर द न्यू इनिशिएटिव। अब यूएस जो है वो ग्लोबल साउथ की देशों से भी बात कर रहा है इस चीज़ को लेकर, ताकि वो इस नए एआई इनिशिएटिव को लेकर उनका भी सपोर्ट मिल सके। ठीक है, साउथ, ग्लोबल साउथ का मतलब आप समझते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो। ऑन इट्स पार्ट दिल्ली हैज़ बीन इन अ वॉच एंड वेट मोड। ठीक है, इस बात को मैंने लेकर आपको शुरुआत में ही बताया कि इंडिया या दिल्ली जो है वो इस इशू को लेकर वॉच एंड वेट मोड में रहा है। इट इज़ एग्जामिनिंग इशूज़ ऑफ सब्सटेंस एंड देयर लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस एज इट ऑब्जर्व्स बट होल्ड्स बैक फ्रॉम फुल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इंडिया जो है वो ये चीज़ ऑब्जर्व करता है कि इसके लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस वगैरह क्या होंगे, लेकिन इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता है। India had not endorsed the call to action issued by the Hague Summit, and it remains to be seen if it supports a blueprint for global AI action expected to be unveiled in Korea. तो हेग समिट में बेसिकली जो कॉल टू एक्शन की बात की गई थी उसको भारत ने एंडोर्स या सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, और अब ये देखने वाली बात होगी कि जो ग्लोबल एआई एक्शन को लेकर ब्लूप्रिंट आता है, जो एक्सपेक्टेड है कि ये सियोल की समिट में आएगा, तो क्या भारत उसको सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो हालांकि दिल्ली जो है वो एक पैसिव बाय स्टैंडर बन के रहना अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना, इन दिस प्रोफाउंडली कंसिक्वेंशियल ग्लोबल डिबेट। और ये एक ऐसी जो ग्लोबल डिबेट है, काफ़ी ज़्यादा कंसिक्वेंशियल है, निर्णायक है, उसमें भारत एक पैसिव रोल प्ले नहीं कर सकता। बीजिंग जो है यानी कि चाइना, वो इन कॉन्ट्रास्ट, यानी कि वो भारत के बिल्कुल विपरीत,
वो फोर फ्रंट बन के रह रहा है, मतलब वो काफ़ी आगे रह रहा है ऑफ द स्ट्रेटेजिक एज वेल एज रेगुलेटरी डिस्कोर्स। उसकी जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं वो बात करते हैं अबाउट द रोल ऑफ एआई इन इंटेलिजेंस वॉरफेयर। 2021 में चाइना ने एक वाइट पेपर जारी किया था आउटलाइनिंग इट्स अप्रोच ऑन रेगुलेटिंग एआई इन मिलिट्री। ठीक है, कि उसकी क्या अप्रोच रहेगी कि वो मिलिट्री में एआई को कैसे रेगुलेट करेगा, उसको लेकर एक वाइट पेपर जारी किया था। और उसने जो हेग में कॉल टू एक्शन की बात थी उसको भी सपोर्ट किया था। इंडिया का जो बिटर एक्सपीरियंस रहा है न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल को लेकर, जहां पर पॉलिटिकल इनडिसिसिवनेस और आइडियोलॉजिकल हेजिटेशंस की वजह से देश को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, ये इस बात का रिमाइंडर है that it is easier to shape the global normative architecture in the design phase than change it after the new rules are established। तो ये इस बात का रिमाइंडर है, इस बात की याद दिलाता है कि कोई भी ग्लोबल नॉर्मेटिव आर्किटेक्चर जब बन रहा है, ठीक है, कोई भी जब ग्लोबल नॉर्म्स बन रहे हैं, तो जब वो डिज़ाइन फेज़ में हैं तो उस समय उनको शेप दिया जा सकता है। उस समय अगर आप अपनी बात कहें तो हो सकता है कि आपकी बात सुन ली जाए, है ना, तो उन चीज़ों को उस समय पे चेंज किया जा सकता है। बट जब वो नए रूल्स बन गए हैं उसके बाद उनको बदलना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से एआई का यूज़ जो है वो वॉरफेयर में हो रहा है और कैसे इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, इसके बाद हम लोग जो है वो लास्ट आर्टिकल देखेंगे जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया जनरेट्स हाईएस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, कि भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन करता है। देखो, इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू अ फिफ्थ ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन, कि जितना भी दुनिया में प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है उसका फिफ्थ यानी कि 1/5, एक पाँचवा भाग या 20% आप कह सकते हैं, वो भारत की तरफ से आता है। ऐसा बेसिकली एक जनरल है नेचर, उसमें स्टडी पब्लिश की गई है, उसमें ये बात की गई है। इसमें यह कहा गया है कि भारत जो है वो हर साल 5.8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जलाता है, और इसके अलावा 3.5 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक इसको एनवायरनमेंट में रिलीज़ करता है एज डेब्रिस। ठीक है, तो टोटल मिला के अगर हम बात करें तो इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है हर साल 9.3 मिलियंस ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इन द वर्ल्ड, जो कि बाकी देशों से, जो मतलब इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर देश हैं जैसे नाइजीरिया, तो वो 3.5 मिलियन टन कर रहा है, उसके कंपैरिजन में हम बहुत ऊपर है 9.3 मिलियन टन्स। इंडोनेशिया 3.4 मिलियन टन्स, चाइना 2.8 मिलियन टन्स। ठीक है, और हमारे जो प्रीवियस एस्टिमेट्स हैं हम उससे भी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। अब प्रॉब्लम ऑफ अनमैनेज वेस्ट, इस स्टडी में ये एस्टिमेट किया गया है कि लगभग हर साल पूरी दुनिया में 251 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, और ये इतना ज़्यादा है कि ओलंपिक साइज़ के स्विमिंग पूल्स 2 लाख ओलंपिक साइज़ के स्विमिंग पूल्स इससे भरे जा सकते हैं, इतना ज़्यादा ये प्लास्टिक वेस्ट है। रफली अ फिफ्थ ऑफ दिस वेस्ट, और इसमें से जो एक फिफ्थ यानी कि एक पाँचवा भाग का वेस्ट है 52.1 मिलियन टन इज़ एमिटेड इनटू द एनवायरनमेंट अनमैनेज्ड। ये एनवायरनमेंट में एमिट हो रहा है और अनमैनेज्ड तरीके से हो रहा है। अब ऑथर्स ने यहाँ पर मैनेज्ड वेस्ट को डिफ़ाइन किया है, ऐसा वेस्ट जिसको म्यूनसिपल बॉडीज़ कलेक्ट करती हैं और आइदर उसको या तो रिसाइकिल कर दिया जाता है और या फिर वो लैंडफिल में चला जाता है। ज़्यादातर प्लास्टिक वेस्ट जो है वो इस सेकंड वाली कैटेगरी में ही आता है, वो लैंडफिल में जाता है। अनमैनेज्ड वेस्ट का मतलब क्या है, इज़ व्हाट एंड्स अप इन द एनवायरनमेंट आइदर एज डेब्रिस पॉल्यूटिंग every conceivable place on earth from the heights of Mount Everest to the bottom of the Mariana Trench in the Pacific Ocean as a result of plastic burning in open uncontrolled fires। ठीक है, अनमैनेज वेस्ट वो है जो एनवायरनमेंट में एज अ डेब्रिस प्रेजेंट है। ठीक है, और ये पूरे के पूरी हर जगह को, मतलब धरती पे जो भी जगह हो सकती है माउंट एवरेस्ट से लेकर मैरियाना ट्रेंच तक, हर जगह को पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक बर्निंग हो रही है ओपन में, अनकंट्रोल्ड फायर्स हैं उसकी वजह से। द लेटर जनरेट्स फाइन पर्टिकुलेट्स एंड टॉक्सिक गैसेज। अब जलने की वजह से क्या होता है कि फाइन पर्टिकुलेट्स या टॉक्सिक गैसेज जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह निकलती हैं, है ना, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अनमैनेज्ड वेस्ट की अगर हम बात करें तो अनमैनेज्ड वेस्ट में से लगभग 43% या 22.2 मिलियन टन जो है वो अनबर्न डेब्रिस के रूप में प्रेजेंट है, और रेस्ट की अगर बात करें 29.9 मिलियन टन वो बर्नड है।
ठीक है, वो जल रहा है या तो डंप साइट्स में या फिर अदरवाइज लोकली। अब नॉर्थ साउथ डिवाइड की अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड जो ये स्टडी में आइडेंटिफाई किया गया है उसमें ये कहा गया है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, एब्सोल्यूट बेसिस पर अगर हम बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि वी फाइंड दैट प्लास्टिक वेस्ट एमिशंस आर हाईएस्ट। प्लास्टिक वेस्ट एमिशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अक्रॉस कंट्रीज इन सदर्न एशिया, सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ ईस्टर्न एशिया। ठीक है, सदर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया और सब सहारन अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट का एमिशन हो रहा है। इनफैक्ट अप्रॉक्सीमेटली 69% और 35.7 मिलियन टन्स पर ईयर ऑफ द वर्ल्ड्स प्लास्टिक पॉपुलेशन कम्स फ्रॉम 20 नेशंस। ठीक है, 20 देशों से इतना पॉल्यूशन आ रहा है और जिनमें से कोई भी देश हाई इनकम कंट्रीज नहीं है। हाई इनकम कंट्रीज आपको पता ही है कि वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया के अनुसार $13,846 से ज़्यादा जिनकी नेशनल इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम, है ना। और दिस इज डिस्पाइट दीज HICs which are all in the so-called global north having higher plastic waste generation rates than countries in the south। यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन ज़्यादा है इन कंट्रीज़ में, लेकिन उसके बावजूद भी ये पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। नॉट अ सिंगल HIC इज़ रैंक्ड इन द टॉप 90 पॉल्यूटर्स, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट हैव 100% कलेक्शन कवरेज एंड कंट्रोल डिस्पोजल। क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट जनरेट ज़रूर हो रहा है इन देशों में जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा देश नहीं है जो टॉप 90 पॉल्यूटिंग कंट्रीज़ में हो, क्योंकि ज़्यादातर देश ऐसे हैं जहाँ पर 100% कलेक्शन हो रहा है वेस्ट का और उसका सही तरीके से डिस्पोजल भी हो रहा है कंट्रोल्ड मैनर में। ओपन बर्निंग इज़ द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इन द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में जो सबसे बड़ा या मुख्य कारण है प्लास्टिक पॉल्यूशन का वो है खुले में जो पॉल्यूशन, जो प्लास्टिक जल रहा है उसकी वजह से। और विद द एक्सेप्शन ऑफ सब सहारन अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका एक ये है एक्सेप्शन है जहाँ पर अनकंट्रोल्ड डेब्रिस जो है वो पॉल्यूशन उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है ना। अनलाइक इन द ग्लोबल नॉर्थ में जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो बेसिकली अनकंट्रोल्ड डेब्रिस की वजह से हो रहा है। ठीक, दिस द रिसर्चर से इज सिंपली अ सिम्टम ऑफ इनएडिक्वेट और कम्प्लीटली एब्सेंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड लैक ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सेम। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रिसर्चर्स का भी कहना है कि ये इस बात का सिम्टम है कि इनएडिक्वेट या कम्प्लीटली एब्सेंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, की वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सही नहीं है। क्योंकि अदरवाइज़ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट तो हाई इनकम कंट्रीज़ में भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि कलेक्शन वगैरह है, डिस्पोजल हो रहा है प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पर वो पॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर वो पॉल्यूशन में इसलिए कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो या तो पर्याप्त नहीं है, इनएडिक्वेट है, या फिर है ही नहीं, कम्प्लीटली एब्सेंट है पूरी तरीके से। ठीक है, अब इस रिसर्च का कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया है। अब ये स्टडी जो है वो ऐसे टाइम पर आई है जब ट्रीटी नेगोशिएशंस पहली बार हो रहे हैं फॉर द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशंस आर ऑनगोइंग, वो चल रहे हैं। 2022 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली ने एग्री किया है टू डेवलप इस तरीके की ट्रीटी को डेवलप करने का एग्री किया है, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ है क्लाइमेट चेंज को लेकर 2015 में, उसके बाद ये इस तरीके का सबसे इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल अकॉर्ड या एनवायरमेंटल ट्रीटी होगी जो 2024 तक होने की उम्मीद है। हाउएवर कंसेंसस ऑन व्हाट इट शुड एंटेल हैज़ बीन हार्ड टू कम बाय, लेकिन उस ट्रीटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी इसको लेकर कंसेंसस अभी तक नहीं बन पाया है। एक तरफ जो फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं और जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं जो प्लास्टिक पॉल्यूशन को एज अ वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम मानते हैं और चाहते हैं कि उसके ऊपर फोकस किया जाए इंस्टेड ऑफ कर्बिंग प्रोडक्शन, तो उनका ये कहना है कि वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो मतलब प्लास्टिक पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, तो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए रादर देन की प्रोडक्शन को कम किया जाए। दूसरी तरफ ऐसे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका में हैं जो चाहते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को फेज़ आउट किया जाए, ख़त्म किया जाए और प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल लगाया जाए। अब ये जो हाई एम्बिशन कोलिजन है इसका ये कहना है कि सिंपली मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट टू द पॉइंट वेयर देयर इज़ नो पॉल्यूशन एट ऑल इज़ इम्पॉसिबल।
ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है कि जितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है और रिसाइकिल करने के लिए जितनी खर्चा लगेगा या जितना उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए कि प्लास्टिक वेस्ट को इस हद तक मैनेज कर पाना कि बिल्कुल भी पॉल्यूशन ना हो, ये तो पॉसिबल है नहीं। अब एक स्टडी पब्लिश हुई है अप्रैल के महीने में जनरल साइंस एडवांसेस में, उसमें ये पाया गया है कि अ लीनियर एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीजिंग प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, मीनिंग अ 1% इंक्रीज इन प्रोडक्शन रिजल्टेड इन 1% रिलीज इन पॉल्यूशन। तो उसमें ये पाया गया है कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन और प्लास्टिक के पॉल्यूशन में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है, कि जितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है प्लास्टिक का उतना ही पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसके बाद जो करंट रिसर्च के क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि रीसेंट रिसर्च प्लेज इनटू द प्लास्टिक बीइंग अ वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम नैरेटिव, कि उसमें यही कहा जा रहा है कि जो प्लास्टिक की जो पॉल्यूशन की जो समस्या है वो एक वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, इस तरीके का नैरेटिव चलाया जा रहा है। एंड इट रिस्क अस लूजिंग आवर फोकस ऑन द अप स्ट्रीम एंड सेइंग हे नाउ ऑल वी नीड टू डू इज़ मैनेज द वेस्ट बेटर। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि ये हमारा अप स्ट्रीम के ऊपर फोकस, जो प्रोडक्शन की तरफ समय पे जो प्रॉब्लम आ रही है, जो वहाँ से पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर से हमारा फोकस हटा रहा है, क्योंकि नैरेटिव बनाया जा रहा है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन की प्रॉब्लम एक वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। ठीक है, और हमारा फोकस सिर्फ इस तरफ ले जाया जा रहा है कि अगर एक बार हमें वेस्ट को जो है वो सही तरीके से मैनेज करना है, लेकिन वो प्रोडक्शन के समय पर जो अगर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। नोटेबली जो प्लास्टिक इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं उन्होंने इस स्टडी को प्रेस किया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि स्टडी को वो इसलिए प्रेस कर रहे हैं क्योंकि वो तो बेसिकली प्रोडक्शन की बात ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि वो बात ये कर रहा है कि प्रोडक्शन की इशू है नहीं, इशू कहाँ पर है कि वेस्ट का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो वो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो इसीलिए इन्होंने इसको स्टडी को प्रेस किया है, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं, मतलब जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। उनका ये कहना है कि ये स्टडी जो है वो अंडरस्कोर करती है या इस बात के ऊपर फोकस करती है कि अनकलेक्टेड और अनमैनेजमेंट प्लास्टिक वेस्ट इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। कि अनकलेक्टेड और अनमैनेज प्लास्टिक वेस्ट, मतलब प्लास्टिक वेस्ट का जो सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, उसी की वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट, वो उसी वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यही एक बड़ा इशू है। तो इसीलिए इन्होंने इस स्टडी को प्रेस किया है। लेकिन आई होप आप बात समझ गए कि भारत जो है वो दुनिया का 5th लार्जेस्ट मतलब 1/5 प्रोड्यूस कर रहा है प्लास्टिक पॉल्यूशन, और सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट हम लोग जनरेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और इसलिए कोशिश कीजिएगा अपनी तरफ से भी कि कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ठीक है, विद द मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, ज़ीरो तो मैं फिर से कहूँगा कि ज़ीरो तो नहीं कर सकते, बट मिनिमम यूज़ करने की कोशिश करें, सो दैट कि कुछ ना कुछ कंट्रोल हो सके, क्योंकि हर चीज़ सरकार के ऊपर भी छोड़ना इज़ नॉट गुड। ठीक है, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स नहीं दिखाता है। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं, तो अपनी तरफ से भी थोड़ा सा कोशिश करें। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए हम इस सेशंस को इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी ये मैंने टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको बता दिया है। किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको यहाँ से जानकारी जो भी और चाहिए होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी आप में से जो भी लोग आईना सीरीज़ के मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स लेना चाहते हैं, उनके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो लेस देन ₹2 पर डे में आपको जून और जुलाई के इस तरीके से मिल जाते हैं। अगस्त के ऊपर भी काम चल रहा है, बहुत जल्द उसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी अगर आप लोग 12 महीने प्लस 4 महीने यानी कि 16 महीने की पीडीएफ्स लेना चाहते हैं तो ओनली अवेलेबल एट ₹680 है। अगर आप 12 महीने की लेना चाहते हैं तो ₹510 में आपको मिल जाती है। 8 महीने की मिल जाती है ₹345 में, और 3+1 यानी कि 4 महीने की मिल जाती है ओनली एट ₹175 में। तो आप इसमें से जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं वो आप एनरोल कर सकते हैं, और आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऐप के थ्रू ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारा जो आईना सीरीज़ का फुल कोर्स है सितंबर महीने का भी लॉन्च हो चुका है, और इसी तरीके के कोर्सेज़ हमारे पास बाकी मंथ्स के भी हैं, मंथली भी हैं, 3 मंथ के भी हैं, 6 मंथ्स के भी हैं।
तो जिसमें भी आप चाहें वो एनरोल कर सकते हैं। लास्ट ईयर के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और लास्ट ईयर के हम आपको एक पीडीएफ नोट्स भी दे रहे हैं पूरे साल के, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक के। इसमें भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ओनली एट 499 रुपीज़ में आपको ये मिल जाता है, तो आप इसको भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सारे के सारे नोट्स, पीडीएफ कोर्सेज, पीडीएफ नोट्स और जितने भी कोर्सेज वगैरह हैं, ये सारे आपको हमारे ऐप पर और वेबसाइट पर लिस्टेड मिल जाएंगे। तो आप इनमें से जिस पर भी इंटरेस्टेड हैं आप एनरोल कर सकते हैं। और कहीं से अगर कोई लिंक नहीं मिलता है या कुछ इशू आता है या कोई भी तरीके का डाउट होता है तो ये नंबर तो है ही है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी डाउट क्वेरी है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। और बाकी हमारा ये जो कोर्स है सी सेट का लाइव कोर्स 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 20 सितंबर तक इसमें एनरोलमेंट रहेगा। अवेलेबल ओनली एट 999। बाकी नीचे इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू जाके आप इसकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से चाहें तो एनरोल भी कर सकते हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपको अगर हेल्प हो रही है किसी भी तरीके की, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें सभी लोग मिलके, सो दैट कि इन सेशंस का फ़ायदा आपको लंबे समय तक इसी तरीके से यूट्यूब पर मिल पाएगा। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुछ और सजेशंस, फीडबैक आप देना चाहें तो वो भी ज़रूर बताएं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार और अपना सहयोग, सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।